नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट सुनने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2025 के एंड या 2026 की शुरुआत तक सिलेक्टेड वेंडर को इशू किया जा सकता है। यह डिसीजन एक हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद है, जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन की कम होती स्ट्रेंथ को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। कमेटी ने टेंडरिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच को रिकमेंड किया है, जो मल्टीपल क्लियरेंस राउंड को एलिमिनेट करके एक सिंगल क्लियरेंस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने वाला है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन सेंस सिर्फ 30 के आसपास है, जो सैंक्शन 42 स्क्वाड्रन के आसपास होना चाहिए। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पिछले कई सालों से डिले का सामना कर रहा था, लेकिन अब नए स्ट्रीमलाइन टेंडरिंग प्रोसेस की वजह से ये टाइमलाइन काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है। पहले रिक्वेस्ट पर प्रपोजल इशू होना और उसको इवेल्युएट करना एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, जिसमें मल्टीपल वेंडर के प्रपोजल का डिटेल एग्जामिनेशन होता था, जो कई साल तक लंबे चलते थे। नए अप्रोच के तहत इंडियन एयरफोर्स ट्रेडिशनल रिव्यू को हटाकर एक डायरेक्ट इवैल्यूएशन मेथड को फॉलो करने वाला है, जिसमें रिक्वेस्ट पर प्रपोजल इशू होने के बाद इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किए गए फाइटर जेट की लिमिटेड ट्रायल को शुरू किया जाएगा। इन ट्रायल्स का उद्देश्य सिर्फ इतना होगा कि एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते या फिर नहीं कर पाते। ट्रायल के बेसिस पर सिर्फ 2 ही वेंडर को वहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिस वजह से टेंडरिंग प्रोसेस में अननेसेसरी डिले काफी हद तक अवॉइड किए जा सकेंगे। पिछले प्रोक्योरमेंट साइकिल में वेंडर के प्रपोजल 5000 से 8000 पेजेस तक होते थे, जिस वजह से इनको एक एक करके इवैल्यूएट करने में काफी लंबे समय लग जाते थे। लेकिन नए मॉडल के मुताबिक सिर्फ फाइनल शॉर्टलिस्टेड वेंडर के प्रपोजल को ही डिटेल स्टडी के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा, जिससे टेंडरिंग टाइमलाइन 3 से 4 साल तक रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज के मुताबिक इस नए प्रोसेस से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनेशन का टाइम भी 1 साल से घटकर सिर्फ कुछ ही हफ्ते तक हो सकता है। जब 2 फाइनल वेंडर सिलेक्ट हो जाएंगे, तब उनके प्रपोजल को डिटेल में स्टडी किया जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और कॉस्ट रिलेटेड नेगोशिएशन वगैरह ओपन की जाएगी। इस टारगेटेड अप्रोच से इंडियन एयरफोर्स बिना किसी अननेसेसरी डिले के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकेगा और फाइटर जेट की शॉर्टेज की इशू को भी जल्दी रिजॉल्व किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, जिसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स की ऑपरेशन लाइफ को 2035 से एक्सटेंड करके 2040 तक बढ़ाने का डिसीजन लिया जा रहा है। यह डिसीजन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के डिले की वजह से लिया जा रहा है, जो MiG-29 के रिप्लेसमेंट के लिए डेवलप किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोजेक्ट अभी भी ऑफिशियल क्लियरेंस का वेट कर रहा है और इसकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन उम्मीद से ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एक मॉडर्न इंडिजिनस कैरियर बेस्ड फाइटर होने वाला है, लेकिन अप्रूवल डिले होने की वजह से कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट चैलेंजेस की वजह से नेवी को अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को सस्टेन करने के लिए नए स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए 13 मेजर फीचर डिफाइन किए थे, जो उसके ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन और रेडीनेस के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। फिलहाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का पहला टेस्ट फ्लाइट 2029 तक शेड्यूल किया जा रहा है, जबकि प्रोडक्शन टाइमलाइन अभी 2036 से 2038 के बीच प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि MiG-29 फ्लीट का रिप्लेसमेंट अब ओरिजिनल 2035 के टारगेट से भी डिले होने वाला है। अब जैसे कि हमको MiG-29 को अभी 2035 से 2040 तक ऑपरेट करना पड़ सकता है, इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से MiG-29 के फाइटर जेट की सर्विस लाइफ को 2040 तक एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 2036 से 2038 के बीच स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में इनको फुल स्ट्रेंथ के साथ नेवी में इंडक्ट करने में हमें 4 से 5 साल और लग सकते हैं, जिस वजह से MiG-29 को भी 2040 के बाद भी 2 से 3 साल तक हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की मरीन एविएशन कैपेबिलिटीज की तरफ से। पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी MiG-29 के फाइटर जेट की सर्विस लाइफ को 2040 तक एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का प्रोडक्शन अभी 2040 तक शिफ्ट होने वाला है। लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छी खबर सामने है, जो कि इंडियन नेवी की एविएशन विंग के लिए काफी रिलैक्सिंग न्यूज होने वाली है। आप सबको पता होगा कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से रफाल M को भी खरीदने का फैसला किया गया, जिसे हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29 के फाइटर जेट के साथ मिलाकर ऑपरेट किया जाने वाला है। लेकिन
अभी जैसे कि रफाल का डिमांड काफ़ी ज़्यादा और डसॉल्ट के पास रफाल की काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो इंडियन नेवी की तरफ से ऑर्डर किए गए रफाल इंडियन नेवी को 2033 के बाद डिलीवर होने की बात किया गया था। लेकिन अभी डसॉल्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर अभी डील को साइन किया जाता है तो वो डील साइन होने के 48 महीने के अंदर ही रफाल को इंडियन नेवी को डिलीवर करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिस वजह से 2029 से ही इंडियन नेवी को रफाल को डिलीवर करना स्टार्ट किया जाने वाला और बस 2 साल के अंदर ही इंडियन नेवी को सारे 26 के 26 रफाल को डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी कि 2031 तक हमारे पास रफाल की पूरी फ्लीट मौजूद होने वाली है। अब ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की डिले होने की वजह से नेवी के पास जो एयर पावर की कमी हमें 2038 से 40 तक देखने को मिलने वाला था, वो भी रफाल के आने के बाद काफ़ी हद तक पूरा होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अगर 29K को हम रफाल के साथ मिलाकर ऑपरेट करते हैं तो हमारी नेवी की एयर पावर भी काफ़ी हद तक मजबूत रहने वाला है। अगला अपडेट उत्तम AESA रडार की तरफ से, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस AESA फायर कंट्रोल रडार होने वाला है और हमारे सभी फ्यूचर फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। इन रडार्स की मैन्युफैक्चरिंग में अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड एक मेजर रोल को प्ले करने वाला है, क्योंकि अभी अस्त्र माइक्रोवेव लिमिटेड को इन रडार्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि आगे चल के बनाए जाने वाले सभी उत्तम AESA रडार को मैन्युफैक्चर करने वाली है। अभी के लिए अस्त्र माइक्रोवेव लिमिटेड की तरफ से उत्तम AESA रडार की Mark 1 वेरियंट को बनाया जा रहा है, जिनको मेनली तेजस Mark 1 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन अभी इसकी Mark 2 वेरियंट का स्कोप काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसकी Mark 2 वेरिएंट को MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के अस्त्र माइक्रोवेव के लिए एक अच्छी खबर होने वाली है। इसी वजह से अभी अस्त्र माइक्रोवेव लिमिटेड की तरफ से अभी उत्तम AESA रडार की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एनहांस करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी कंपनी की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि वर्तमान के लिए वो साल भर में 36 रडार को डिलीवर कर सकते हैं, जो कि तेजस Mark 1 फ्लीट के लिए एक अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि HAL की तरफ से अभी आगे चल के तेजस Mark 1 की प्रोडक्शन रेट को 30 तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से हमें हर साल 30 रडार की जरूरत पड़ने वाले और इसी के चलते अभी अस्त्र माइक्रोवेव की तरफ से अपनी रडार्स की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को अपस्केल करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, और अभी हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। 2024 में भारत और अर्मेनिया के बीच आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील को फाइनलाइज किया गया था, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन इस डील में अर्मेनिया की तरफ से आकाश 1S सिस्टम के कितने यूनिट खरीदे गए थे, इस बात को लेकर ना तो भारत की तरफ से और ना ही अर्मेनिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया था। अभी पहली बार इस डील को लेकर सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि अर्मेनिया की तरफ से इस डील में भारत से टोटल 15 यूनिट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक्वायर किया गया है, जिसमें एडिशनल 400 मिसाइल को भी ऑर्डर किया गया है। अभी भारत की तरफ से इन सिस्टम को अर्मेनिया को डिलीवर करना स्टार्ट भी किया चुका है, जिनको 2024 से अर्मेनिया को डिलीवर किया जा रहा है। अर्मेनिया के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है, खास करके सदर्न कॉकसस रीजन के सिक्योरिटी डायनामिक्स को देखते हुए ये सिस्टम ड्रोन्स, फाइटर जेट और एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो अर्मेनिया के पोटेंशियल एग्रेसर के अगेंस्ट में एक क्रेडिबल रिटर्न को प्रोवाइड कर सकता है। 2020 के नागोर्नो काराबाख वॉर में अजरबैजान ने टर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया था, जो इस बैटल का गेम चेंजर साबित हुआ था। ऐसे में आकाश 1S का एडवांस सीकर और गाइडेंस सिस्टम अर्मेनिया के लिए क्रिटिकल एडवांटेजेस को प्रोवाइड कर सकता है, जो रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस को भी इफेक्ट कर सकता है। आकाश 1S की खासियत इसकी डुअल गाइडेंस कैपेबिलिटी है, जो मिड कोर्स करेक्शन के लिए, कमांड गाइडेंस और फाइनल फेज एंगेजमेंट के लिए एक्टिव टर्मिनल सीकर गाइडेंस का इस्तेमाल करता है। यह हाइब्रिड अप्रोच मिसाइल की सिंगल शॉट सिंगल किल प्रोबेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव करने वाली। इसकी स्ट्राइक रेंज 18 से 30 किलोमीटर तक है और ये ट्रैक्ट और व्हील्ड दोनों प्लेटफॉर्म में ऑपरेट किया जा सकता है, तो इसकी मोबिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।